सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए फिर कहाँ थे भाई हम लोग? अच्छा, मौलिक अधिकार स्टार्ट हो गया था। मौलिक अधिकार में हमने आपको कल बताया था अनुच्छेद 12 क्या दिया गया है? 12 में राज्य की परिभाषा है। इसके बाद हमने आपको बताया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं थी। 13(1) क्या कहा गया? हाँ, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियाँ यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद कहा गया अनुच्छेद 13(2) में संविधान लागू होने के बाद की विधियाँ यदि संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है तो वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद फिर आया अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3) में किसकी परिभाषा दी गई है? विधि की परिभाषा दी गई है। ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया अनुच्छेद 13(4). अनुच्छेद 13(4) बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जोड़ा गया। मैंने कहा था आपको यही समझाना है हमको आज। हाँ, तो चलिए सब लोग हेडिंग लगाइए। अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(4) हेडिंग लगाइए। लगा लिए? चलिए अब आइए, आप लोगों को केवल समझना है, आज ज़्यादा से ज़्यादा लिखना बहुत कम ही है। और जिसको भाई लगेगा कि हाँ कुछ बातें हमको नोट कर लेनी चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको ये कहा कि संविधान का अनुच्छेद जो 13(4) है वो कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जोड़ा गया। इसके पहले चलते हैं। इसके पहले का मतलब हम चलते हैं 1971 से पहले की बात करते हैं। तो एक वाद आएगा यहाँ पे जिसको कहते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बनाम पंजाब राज्य कब आया था फैसला? 1967 में। चलिए इसको समझिए। गोलकनाथ एक पंजाब के ठीक ठाक ज़मींदार थे, ज़मीन उनकी ठीक ठाक थी। इनके ज़मीन को सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया। क्या किया गया था? अधिग्रहित किया गया था। तो उन्होंने अपनी भूमि अधिग्रहण के संबंध में चुनौती दी सरकार को। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कौन गया? गोलकनाथ। कहाँ पहुँचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1967 में। कब आया? 1967 में। इसीलिए इस मुकदमे का नाम या इस वाद का नाम ये है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें निर्णय ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन नहीं हो सकता। वो इसलिए कहा, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनकी क्या अधिग्रहित की गई? भूमि। क्या अधिग्रहित की गई? भूमि। और भूमि अपने आप में एक क्या है? संपत्ति है। भूमि क्या है? अपने में संपत्ति है। और आप जानते हैं हम बात कब की कर रहे हैं? 1967 की। 1967 की। यानी उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार उस समय क्या था? मौलिक अधिकार की सूची में था। उसे तो हटाया गया कब? 1978 में। कब हटाया गया था? 1978 में बताया गया। लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं? 1967 की। 1967 में जब गोलकनाथ की भूमि को अधिग्रहित किया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया किसके? सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला किसके अकॉर्डिंग देगी? संविधान के अकॉर्डिंग ना। संविधान के ही अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। बात को समझ में है ना? तो संविधान के अकॉर्डिंग फैसला आया और फैसले में क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, यानी कि मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये था कि सरकार गोलकनाथ की भूमि को अधिग्रहित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ। एक बात। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा
कि सामान्य विधि का मतलब जिसकी परिभाषा अनुच्छेद किसमें है 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई ना, बताया गया था। तो दूसरा इससे संबंधित दूसरा निर्णय कि सामान्य विधि एवं संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है, ये कौन सा निर्णय आ रहा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में निर्णय। पहला निर्णय क्या है, याद करिए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, यानी मौलिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरी बात क्या कहा कि सामान्य विधि का मतलब जो विधियां कहाँ दी गई हैं, विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में दी गई है ना, उसमें, और जो संविधान संशोधन विधि है इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन विधि भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि की परिभाषा में आनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रही। अब आप अगर सोचिए कि अगर सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 13(3), ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 13(3) में शामिल हुए, ये कब कहा गया? ये कहा जा रहा है 1967 में। बात समझ पा रहे हैं ना? क्या कहा गया कि जो भी सामान्य विधियां 13(3) में विधि की परिभाषा है वो भी, इसके अलावा अगर संसद कोई भी संविधान संशोधन करती है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, 13(3) में उसको हम शामिल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबकी। अगर आप ये सोचिए कि चलिए ठीक है, संविधान संशोधन जो किया गया उसे भी हम 13(3) में शामिल कर लें, और 13(3) में जब शामिल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि यदि कोई सरकार या संसद विधि बनाती है या संशोधन करती है और वह संशोधन विधि माना जाएगा, और विधि मानने के साथ साथ यदि क्या हो जाए कि वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है ना, उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था ना, अगर सरकार संसद उसे संशोधन करके हटा देती तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कि मौलिक अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, संशोधन नहीं हो सकता। एक बात ये। दूसरी बात है कि अगर संविधान संशोधन भी एक विधि ही है, एक कानून है, और वो अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत आता है और वो संविधान के अनुसार तर्कसंगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1967 में जो फैसला आया था वो ये है। लेकिन अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं फिर 24वें संविधान संशोधन पर, जिसके तहत क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद 13(4), 24वां संविधान संशोधन। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया ये वाला, तो उसके बाद 1971 में संशोधन करती है संसद, और संसद संशोधन करके जानते हैं क्या कहती है, इस निर्णय को पलटने का प्रयास करती है, और पलट के कहती है अनुच्छेद 13(4) में क्या कहा गया, 13(4) में ये कहा गया कि संविधान संशोधन विधि कभी भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत नहीं आएगी, अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, और नहीं शामिल किया जाएगा तब इसका मतलब ये है कि फिर उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं कर सकती। बात समझ पा रहे हैं ना? तो नोट करिए। आइए एक बार फिर से बोर्ड पर। ये एक लंबा, कह सकते हैं कि लंबी बहस है, लंबा विवाद था कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, किससे, संसद से, कि भैया आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। पहली बात ये कहा, नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि सामान्य विधि एवं संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है, और जब कोई अंतर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन यदि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त करने का अधिकार रखती है। कहने का मतलब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों से संबंधित और संविधान संशोधन विधियां अपने अंतर्गत रखा कि आप वही संविधान में संशोधन कर सकते हो भैया जो क्या करते हैं,
संविधान के अनुसार तर्क संगत हो। अब इससे क्या हुआ, इससे अब सरकार को ये लगा कि भैया यदि हम संविधान को में अगर कोई संशोधन करना चाहेंगे और वो संशोधन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे निरस्त कर देगा, यही होगा ना, निरस्त कर देगा, और निरस्त कर देगा तो फिर संशोधन करने का कोई मतलब रहा नहीं रहा। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, अब 1967 के बाद, अब याद रखिए क्या 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, और 24वां संविधान संशोधन करके सीधे सीधे ये कहा गया कि संविधान संशोधन विधियां किसके अंतर्गत नहीं आएंगी, अनुच्छेद 13(3) में क्या दिया गया, विधि की परिभाषा 13(3) के अंतर्गत दी गई विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो जब संविधान संशोधन विधियां विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगी तो इसलिए अगर सरकार या संसद कोई भी संशोधन करती है तो उसे फिर न्यायालय में चुनौती कोई नहीं दे सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भैया कोई भी संविधान संशोधन अगर सरकार करती है तो मेरे पास आएगा और लगेगा कि ये संविधान के अनुसार सही है तो बढ़िया है, नहीं तो हम उसे निरस्त कर देंगे। लेकिन उसी के निर्णय को पलटते हुए सरकार ने संशोधन करके कहा कि संविधान संशोधन विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो मन चाहे वो हम संशोधन करेंगे, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकता। अब इसके बाद लेकिन आपको यहाँ अभी केवल जानना है कौन सा, 24वां संविधान संशोधन जो 13(4), तो 13(4) जो 24वें संविधान संशोधन के तहत 13(4) अनुच्छेद जोड़ा गया, उसमें क्या लिखा गया है, यही लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधियाँ किसके अंतर्गत, सामान्य विधि के अंतर्गत या 13(3) के अंतर्गत नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी इसलिए उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो 13(4) में यही है। लेकिन ये झगड़ा यही शांत नहीं हुआ, फिर मामला आता है 1973 में। मामला क्या आया 1973 में, 1973 में का मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना निर्णय दिया। इसके संदर्भ में निर्णय ये दिया कि भैया आप जो मन चाहे जहां मन चाहे वहां संशोधन करो, हमसे नहीं मतलब है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहे तो सरेंडर कर दिया। किसके सामने, संसद के सामने। क्या कह रही है, पहले तो कह रही है आप संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन जब संविधान संशोधन करके ये कह दिया गया कि संविधान संशोधन के मामले में आप बोल नहीं सकते हो, कौन नहीं बोल सकता, न्यायपालिका नहीं बोल सकती। तो अब सुप्रीम कोर्ट 73 में फिर बदल गई, क्या कह रही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में कि भैया जहां मन चाहे वहां संशोधन करो, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। संविधान कौन सी व्यवस्था दे रहा है, लोकतंत्रात्मक, यानी आप संशोधन जहां मन चाहे तहां करो, लेकिन अब ऐसा न कर दो कि पूरा संविधान ही बदल जाए, पूरा स्ट्रक्चर ही संविधान का बदल जाए। कोई सरकार आए कहे भैया आज से लोकतंत्र खत्म, आज से राजतंत्र हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो केशवानंद भारती बनाम में यही कहा कि भैया जहां मन आए वहां संशोधन कर लो, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान का स्ट्रक्चर ही बदल दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। बात क्लियर हुई यहाँ तक। फिर आगे बढ़िए, फिर आया एक मामला क्या आया, फिर संशोधन करेगी सरकार, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह कहा गया कि संविधान संशोधन के मामले में, संविधान संशोधन के मामले में संसद की कोई सीमा नहीं है, संसद की कोई सीमा नहीं है, यानी जो चाहे संसद वो कर सकती है। ये कब कहा गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। देख रहे हैं ना लड़ाई कैसे कैसे हो रही है, समझ में आ रहे हैं नहीं सब लोग। हाँ, फिर से आप देखो क्या कह रहा है, गोलकनाथ वाले में क्या कही सुप्रीम कोर्ट, संशोधन नहीं कर सकते हो। यदि संशोधन करोगे तो उसे भी हम सब सामान्य विधि मानेंगे, और सामान्य विधि मानेंगे तो उसे हम निरस्त कर सकते हैं यदि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो। लेकिन फिर संशोधन होता है 24वां। सरकार कहती है कि संविधान संशोधन विधियां सामान्य विधि यानी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत नहीं आएंगी, और जब नहीं आएंगी तो न्यायालय का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर 73 में सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है इस मामले में कि भैया जो मन है सो करो, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन इतना ध्यान रखना मूल ढांचे में कोई संशोधन मत कर देना।
फिर सरकार नहीं झुकी, फिर सरकार क्या की, फिर 42वां संविधान संशोधन लाई। जो इन्होंने इतना शब्द कह दिया क्या, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, तो फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत कहा कि भैया कौनो सीमा नहीं है, कौन क्या है मूल ढांचा, हम क्या जाने मूल ढांचा। बात समझ में आई? कोई संसद की कोई सीमा नहीं है। यदि संसद चाहती है तो अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन करेगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर आएगा एक मामला 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी, इसमें कह रही है कि भैया कुछ भी करो संशोधन, हम उसी बात पे अड़े हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकते हो। यानी कि मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया। सवाल बनता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया? 1973 केशवानंद भारती बनाम केवल राज्य के बाद में, लेकिन लागू कब हुआ? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में। ये पूरा झगड़ा था जो 67 से चला, फिर खत्म कब होता है? 1980 में। समझ पा रहे हैं ना? तो अब जो आपका महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 13(4), उसका संबंध किससे है? उसका संबंध यहाँ से है। क्या लिख दिया गया है 13(4) में? यही लिख दिया गया है कि संविधान संशोधन विधियाँ सामान्य विधि के दायरे में नहीं आती, यानी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बात क्लियर हो गई सबकी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का यहाँ पर एक दो सिद्धांत लिखिए, जान लीजिए, जिनका संबंध अनुच्छेद 13 से ही है। तो लिखिएगा आच्छादन का सिद्धांत, हेडिंग लगाइए आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। आपसे यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि आच्छादन का सिद्धांत का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 13 से है। इसीलिए तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना। आच्छादन का मतलब होता ही है क्या? ढकना, यही होता है ना। जैसे शब्द कहा जाता है आच्छादित कर लिया गया, यानी कि फिर क्या कर लिया गया? ढक दिया गया। तो ये तो आप कल ही से जान ही रहे हैं कि कोई भी विधि जो संविधान लागू होने से पहले बनाई गई हो या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई हो या बनाई जाए, बात समझ में आ गई ना? कोई भी विधि किसके अनुसार की होनी चाहिए? संविधान के अनुसार होनी चाहिए। यानी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो विधि समाप्त हो जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 1 और 2 में कहा गया। अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में कहा गया। लेकिन फिर भी एक सिद्धांत लाया गया, क्या कहा गया? आच्छादन का सिद्धांत। यानी कि कोई भी विधि संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई ऐसी विधियां हैं जो संविधान के अनुसार नहीं है, फिर भी उन्हें समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि इन विधियों को कौन ढक लेता है? संविधान ढक लेता है, यानी संविधान उन पर हावी हो जाता है। बात समझ में आ गई? एक तरीका ये भी है, जैसे मान लीजिए आपके रास्ते आप इस रास्ते से जा रहे हैं। अब इस रास्ते में मान लीजिए पत्थर रखा हुआ है, बात समझ में आ गई ना? अब अगर आप इस रास्ते से परडे जा रहे हैं तो ये पत्थर आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, पत्थर आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब आप ये करिए कि इस पत्थर को हटाइए मत, बल्कि इसको और नीचे गाड़ दीजिए, मतलब इसको मिट्टी फेंक दीजिए। बात क्लियर हो गई ना? अब आपके पास रास्ता था कि उसको क्या कर सकते, समाप्त कर सकते थे, लेकिन आपने उसे समाप्त नहीं किया, बल्कि उसको क्या कर दिया? ढक दिया। किससे ढक दिया? मिट्टी से ढक दिया। उसी तरीके से कई ऐसी विधियां हैं जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उनको आप समाप्त न करिए, बल्कि उनको संविधान से ढक दीजिए। अब फिर जब जरूरत पड़ी ना, तो वहाँ से संविधान हटा लीजिए, तो वो विधि अपने आप फिर से आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए इस लॉकडाउन के समय आपने देखा ना कि आपको घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया था ना। अब आप इसको, यही हुआ था ना, पुलिस लाठी भी मार रही थी ना बाहर निकलने पर। तो क्या संविधान हमारा कहता है किसी को घर से निकलने से रोक सकते हो? संविधान कहता है? यानी संविधान के अकॉर्डिंग था ये?
नहीं था। बात क्लियर है। लेकिन महामारी अधिनियम के अंतर्गत महामारी अधिनियम ये कहता है कि आप घर से नहीं निकल सकते हो जब देश में क्या है, महामारी है। बात क्लियर है। तो महामारी अधिनियम इस समय नहीं एक्टिव है, इस समय उस पर कौन ढका है, संविधान ने उसे ढक लिया है। आज आपको कोई नहीं रोक सकता बाहर निकलने से। बात समझ में आ गई। लेकिन फिर महामारी आ जाए तो फिर संविधान को इस पर से हटा लेंगे, फिर से इसको एक्टिव कर देंगे। बात क्लियर हो गई ना। अब यही कौन सा सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है। अगर अब ना समझ में आया हो तो दिक्कत है। आ गया ना, अब क्लियर हो गई बात, समझ गए ना। आच्छादन सिद्धांत भूलेगा तो नहीं ना। बस ये इतना याद रखना कि विधियां तो सामान्य रूप से संविधान के अकॉर्डिंग होती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधियां संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको समाप्त न करके उस पर संविधान को आच्छादित कर दिया गया, संविधान से उसे ढक दिया गया, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको आना पड़ेगा। जैसे ये मैंने उदाहरण लिया, अभी जो ओमिक्रॉन ही है ना, नई लहर आ गई तो फिर आपको लाठी मार के अंदर कर दिया जाएगा, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन वो विधि है भैया, देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए लाना पड़ेगा ना। आपकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी ना, जबकि स्वतंत्रता छीनना संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। हो गई बात। चलिए दूसरा अगली हेडिंग लगाइए। चलिए हेडिंग लगाइए, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना ना, यही होता है। तो बस इसी से जब इतना पता है तो हो गया। कल मैंने एक आईटी अधिनियम 2000 में लाया गया, उस पर केस किया किसने, श्रेया सिंघल ने। तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। क्या था मामला, कौन बताएगा? मामला ये था कि सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी अधिनियम 2000 लाया। अधिनियम सही था, यानी वो विधि सही थी, कानून सही था, लेकिन उसकी एक तो धारा गड़बड़ थी। वो धारा कौन सी थी? 66। कौन सी धारा थी? 66। तो श्रेया सिंघल ने धारा आईटी अधिनियम 2000 के धारा 66A को कहाँ चुनौती दिया? सुप्रीम कोर्ट में दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अधिनियम को न समाप्त करके बल्कि केवल एक धारा 66A को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। यही है पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब कहने का यदि है कि यदि कोई भी विधि बनाई जाए और उस विधि की कोई एक धारा संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पूरी की पूरी विधि को न समाप्त करके किसी एक दो धाराओं को ही समाप्त कर दिया जाए, यानी छांट कर अलग अलग करके उनको निरस्त कर दिया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? पृथक्करण का सिद्धांत। क्लियर हो गई। पृथक्करण सिद्धांत का संबंध किससे है? अनुच्छेद 13 से। बात समझ पाए ना? तो नोट करिए, लिखिएगा। क्या हुआ? हाँ, अरे उसमें वही निजता उजता वाला अधिकार जान, जैसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप से चैट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सरकार का ये कहना था कि क्या आप बतिया रहे हो ये हमको जानना है, कहीं तो आप गलत काम तो नहीं कर रहे, गलत बातें तो नहीं कर रहे, इसी से संबंधित था। बात समझ पाए ना? अब लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई? हम अपना पर्सनल है ना, निजता है ना हमारे पास, हम कैसे सब चीज़ थोड़ी ना दिखा सकते हैं। इसीलिए आप जानते नहीं हैं, कोई भी पुलिस आपकी मोबाइल ऐसे ही नहीं चेक कर सकती है, ये भी है। कोई भी नहीं चेक कर सकता आपका मोबाइल भाई। लेकिन होता क्या है, हम आप ध्यान नहीं देते, हम आप जानते नहीं नियमों को, हम कानून को नहीं जानते हैं। पुलिस पकड़ती है, सीधा पहले मोबाइल लाओ। मोबाइल किस अधिकार से दे छीन रहे हो यार? हमारा निजता का अधिकार, हम उसमें क्या रखे हैं क्या नहीं, हमारी पर्सनल फोटो है, हमारे परिवार की फोटो है, कुछ भी हो हमारा पर्सनल है ना। तो जब कानून जानते रहोगे, नियम जानते रहोगे, तब तो बोलोगे, हाँ, नहीं तो वही आएगा कहेगा ले लो मोबाइल, लो तुरंत पहले भैया ले लो, छोड़ दो ना ले लो मोबाइल ले लो। और उसके बाद जब घर गए तो यार अब पकड़े जाएंगे, यही होगा ना। चलिए लिख लीजिए इसको। परित्याग का सिद्धांत या त्याग का सिद्धांत। कल हमने आपको बताया था, बोर्ड पर ध्यान दीजिए,
कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है। याद है? हाँ, क्यों निषेधात्मक है? याद है या नहीं याद है? क्यों निषेधात्मक है? राज्य के विरुद्ध। हाँ, इसीलिए निषेधात्मक है क्योंकि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। बात समझ आ गई ना? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है? निषेधात्मक है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, निषेधात्मक है। क्यों निषेधात्मक है? क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य देना चाहता नहीं है, हम लेते हैं। बात समझ पाए? एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हमारे संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, हम उसे लेने से मना नहीं कर सकते। हम उसे लेने से मना नहीं कर सकते। बात कुछ समझ में आई? बताइए। समानता का अधिकार 14 से 18 है। अब आप कह दो कि हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कह दो कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। अब आप लटक जाओ, कह दो कि हम जीना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? यदि ऐसा हो जाए कि हम मना कर सकें अपने मौलिक अधिकारों को, तो सबसे बढ़िया यही उदाहरण, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है। और आप कहो कि हम जीना ही नहीं चाहते हैं, हम जा रहे हैं आत्महत्या करने, भैया केस बनेगा, जेल जाओगे। समझ पाए ना? आत्महत्या करना अपराध है, पता है कि नहीं? हाँ, कर लिए, सफल हो गए तो ठीक है, चले जाओ। और यदि असफल हो गए तो जेल भी जाना पड़ेगा। कभी कभी आप देखते हो, कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है, भूख हड़ताल करता है, तो पुलिस उसे उठा के ले जाके जेल में बंद कर देती है। इसीलिए नहीं बंद करती कि तुम काहे प्रदर्शन करो। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, अनुच्छेद 19 देता है हमें। प्रदर्शन करना अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 19 में प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देना हमारा अधिकार है। लेकिन फिर भी पुलिस क्यों उठा लेती है? इसलिए उठा लेती है कि बिन खाए पिए बैठे हो, मर जाओगे। ये आत्महत्या करने की कोशिश तुम कर रहे हो। और आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। समझ पाए ना? तो यही है सिद्धांत परित्याग का। आप परित्याग नहीं कर सकते। किसका? मौलिक अधिकार का। ऐसा नहीं है। बात समझ पाए ना? चलो एग्जाम आप दो, IAS बन जाओ। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद आप कहो कि हम नहीं दे रहे, हम अपने भाई को भेज दे रहे हैं। हमारा अधिकार है, हमारी पोस्ट हम चाहे किसी को दे दे। कैसे किसी को दे दोगे भाई? लेने से मना नहीं हो सकता। बात समझ पाए ना? कि किसी को नहीं, तो फिर ऐसा है तो फिर एक भाई ठीक ठाक निकल जाए तो सबको लगा देना। हाँ, तो नोट कर लीजिए इसको। यही इतना लिखना है, ऊपर वाला नहीं लिखना है। समझ में आ गई बात? तीनों सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और परित्याग का। आच्छादन क्या है? कोई भी विधि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे समाप्त न कर संविधान से ढक दिया जाए। पृथक्करण का क्या है? कि कोई भी विधि का कोई एक धारा यदि गड़बड़ है तो पूरे विधि को न समाप्त करिए, बल्कि उसको समाप्त कर दीजिए, अलग कर दीजिए। उसे ही क्या कहेंगे हम? पृथक्करण का सिद्धांत। परित्याग का कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को देश का कोई भी नागरिक लेने से मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन जीने का अधिकार। हो गई बात क्लियर? तो चलिए